गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। आज का जो टॉपिक हमने लिया हुआ है वो प्रोपगेशंस ऑफ साउंड वेव्स हैं, वो स्लाइड्स एंड नेरिस्ट। और क्योंकि इस टॉपिक को मैं शॉर्ट जितने भी समरी उन चीज़ों को मैं फास्ट ट्रैक रिवीजन में इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ कि मैं इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स अगर आपके पास लाऊँ तो आपको थोड़ा सा डाउट्स कम हो, क्योंकि जब आप इस चीज़ को रेफ़र कर लेंगे तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो होगा वो काफ़ी शॉर्ट इंटरवल में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो इस फैक्टर में हम लोग पहले देखते हैं, नंबर 1 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। साउंड साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर। साउंड है एक एनर्जी होता है जो हमें ऐसा फीलिंग करता है कि मुझे कुछ सुनाई दे रही है। इस तरह की फीलिंग जो है वो साउंड के हेल्प से आती है। साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन अ बॉडी इज वाइब्रेट। साउंड तभी प्रोड्यूस हो सकता है जब तक कि बॉडी के अंदर वाइब्रेशन हो रहा हो। वाइब्रेशन होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा। साउंड रिक्वायर्ड सम मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देखिए, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपका एयर एक मीडियम है क्योंकि उसके अंदर एक पार्टिकल्स है। फिर आपका सॉलिड है क्योंकि उसके अंदर भी एक पार्टिकल्स है। वाटर है, उसके अंदर भी एक पार्टिकल्स है। लेकिन वैक्यूम में चले जाएंगे जहाँ पार्टिकल्स नहीं है तो लाइट्स जो है, साउंड जो है वो आपका वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। लाइट के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट साउंड के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायर्स ऑफ द मीडियम रिक्विजिट्स ऑफ द मीडियम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड। पहला है कि इट शुड बी इलास्टिक। अब साउंड के लिए किस तरह का मीडियम चाहिए जिससे कि ट्रेवल कर सकता है? तो पहला है कि वो इलास्टिक मीडियम होना चाहिए। इट मस्ट हैव इनर्सिया, मतलब जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ है कि उसमें इनर्सिया वाली प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि अगर इसमें एक्सटर्नल वर्क लग रहा है तो वो अपना पोजीशन चेंज कर ले। थर्ड है इट मस्ट बी फ्रिक्शनलेस, मतलब इसमें अगर फ्रिक्शन रहता है तो फ्रिक्शन के कारण साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं करता है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता है, किसी भी चीज़ को अपोज करता है। अगर फ्रिक्शन नहीं रहता है या फ्रिक्शन कम रहता है तो वहाँ पर ये ट्रेवल ज़्यादा करेगा। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि ये पेंसिल है और हम लोगों ने एक साउंड क्रिएट किया जो इस पेंसिल को स्ट्राइक करके, मतलब इस पेंसिल को अगर कोई साउंड प्रोड्यूस किया और बीच का मीडियम एक ऐसा आ गया, सपोज किसी की क्लॉथ ही ले लिया, हमने कपड़ा ही ले लिया, उसने क्या किया, इस साउंड को ऑब्जर्व कर लिया। दैट मीन्स उसके अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा है क्योंकि वो साउंड को ट्रेवल नहीं करने दे रहा है, तो वो साउंड जो है इस पेंसिल तक स्ट्राइक नहीं कर सकती है। इसलिए थिएटर में मूवीज़ जब आप देख रहे होंगे तो वहाँ पर जो चेयर्स होती हैं उस चेयर्स में ट्राई ये किया जाता है कि उस चेयर्स में जो क्लॉथ का यूज़ हो, या उस थिएटर्स में जो क्लॉथ का यूज़ है, पूरे थिएटर में क्लॉथ का यूज़ है, बहुत ही मिनिमम यूज़ करते हैं, क्योंकि क्लॉथ जो होता है साउंड को ऑब्जर्व करता है, उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। और अगर उसका ऑब्जर्वेशन हो जाएगा तो उसका रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा, तो उससे जो डॉली साउंड होती है, डीजे साउंड होती है, या साउंड के रिफ्लेक्शन जो इफेक्ट मिल पाता वो नहीं मिल पाता। ओके, प्रोपिगेशन ऑफ साउंड इन ए मीडियम। तो साउंड ट्रेवल्स इन ए मीडियम इन फॉर्म्स ऑफ वेव। साउंड जो है किसी भी मीडियम में वेव फॉर्मेशन में ट्रेवल करता है। अ वेव इज प्रोड्यूस बाय अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस एट द पॉइंट इन अ मीडियम। और वेव्स क्या होता है, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपका जो है सिमिलरली चेंज होता हुआ डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है। वेव्स जैसे कि एक थ्रेड है और एक लंबा सा थ्रेड है और किसी एक साइड में हमने ऐसे जर्क कर दिया, अदरवाइज जो बेडशीट है उस बेडशीट के एक साइड को अगर हमने ऐसे झाड़ दिया डस्ट निकालने के लिए, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर उसके ऊपर एक फ्लो बनता जाता है। अदरवाइज अगर पॉन्ड है उसमें हमने एक पत्थर डाल दिया है तो आप देखेंगे कि वो शांत जो पॉन्ड था उसके ऊपर एक वेव दिखने लगा, और वो वेव जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में देखेंगे धीरे धीरे उसमें इंक्रीमेंट होता जाता है। ड्यू टू प्रोपिगेशन ऑफ वेव इन मीडियम, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशंस एंड ट्रांसफर एनर्जी विथ कॉन्स्टेंट स्पीड फ्रॉम वन पार्टिकल्स टू अनदर पार्टिकल्स। तो वेव में क्या होता है कि एक पार्टिकल्स को जो एनर्जी मिलती है वो वाइब्रेशन आगे पीछे या ऊपर नीचे वो वाइब्रेट करता है, आगे पीछे या ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है, जो अपने पास वाले पार्टिकल्स को भी स्ट्राइक करता है, जिससे कि वो एनर्जी को क्या कर रहा है, वो ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन वो अपने पोजीशन को नहीं छोड़ता है, वो अपने उसी मीन पोजीशन के
टू एंड फ्रो, अदरवाइज अप्स एंड डाउन वाइब्रेशन उसका होता रहता है। और इस तरह से स्पीड का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है कांस्टेंट स्पीड से वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल होता रहता है। काइंड्स ऑफ वेव, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव। दो तरह के वेव्स होते हैं, एक वेव्स को हम लोग लॉन्जिट्यूडनल कहते हैं और जो सेकंड तरह के वेव्स होते हैं उसे हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अब आते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव में। तो इस लॉन्जिट्यूडनल वेव में a wave in which particles of the medium vibrate about their mean positions in a direction of motion of the wave is called longitudinal wave motions। जब भी अगर वेव सपोज कीजिए कि इस तरह से वेव जा रही है तो पार्टिकल्स जो होगा उसके डायरेक्शन है, मतलब टू एंड फ्रो, आगे पीछे, वो आपका वाइब्रेशन होगा। तो इस तरह के वाइब्रेशन जो होंगे वो लॉन्जिट्यूडनल वेव मोशंस में होते हैं। इफ द इट्स प्रॉपर्टीज इन द फॉर्म्स ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस। तो इसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं एक बार कुछ पार्टिकल एक साथ कंप्रेस हो जाते हैं, फिर वही पार्टिकल्स जो है वो खुल जाती है। जब पार्टिकल्स एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आते हैं तो उसको हम लोग कंप्रेशंस कहते हैं, और जब पार्टिकल्स का आपस में स्ट्राइक होता है और जब वो खुल जाती है तो इसको हम लोग रेयर फ्रैक्शंस कहते हैं। तो वो अप्स एंड डाउन, मतलब टू एंड फ्रो, जब ट्रू जाती है तो मतलब फॉरवर्ड जा रही है, टू एंड फ्रो, टू मतलब इनवर्ड, फ्रो मतलब आउटसाइड में। तो जब वो कंप्रेशन होता है, मतलब एक दूसरे के करीब में आती है तो उसको हम लोग कंप्रेशन, और जब आउटसाइड में जाती है तो उसको हम लोग रियर फ्रैक्शंस कहते हैं। तो कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शंस के फॉर्म में वो लॉन्जिट्यूडनल वेव मोशन ट्रेवल करता है। द कंप्रेशंस एंड रियर फ्रैक्शंस टुगेदर फॉर्म्स अ वेव, और ये दोनों मिल करके ही वेव फॉर्मेशन करती है। दिस वेव्स कैन बी प्रोड्यूस इन सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में लॉन्जिट्यूडनल वेव मोशंस का ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स वेव मोशंस, a wave in which particles of the medium vibrate about their mean positions in directions perpendicular to the directions of motions of the wave is called transverse wave motion। देखिए ट्रांसवर्स वेव मोशन में क्या है कि अगर वेव आपका हॉरिजॉन्टल है तो वाइब्रेशन आपका वर्टिकल होगा, परपेंडिकुलर होगा। जब अगर वाइब्रेशन परपेंडिकुलर है, अगर वेव का जो डायरेक्शन परपेंडिकुलर है तो उसमें पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशंस होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और लॉन्जिट्यूडनल में क्या है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में होंगे, पार्टिकल्स का डायरेक्शन वेव्स के डायरेक्शन में होगा, और ट्रांसवर्स वेव मोशन में पार्टिकल्स का डायरेक्शन वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। इट प्रोपेगेट्स इन फॉर्म्स ऑफ ए क्रेस्ट एंड ट्रॉथ। तो इसलिए ये क्रेस्ट और ट्रॉथ को फॉर्म करता है। अब सपोज किसी वेव ऐसे फ्लो कर रहा है, लेकिन जो उसके पार्टिकल्स है वो लाइक दिस, वो अप्स एंड डाउन। जब हाईएस्ट पॉइंट पे ऊपर पहुंचते हैं तो इसको क्रेस्ट कहते हैं, जहाँ से वो वेव डाउन आता है, और डाउन आने के बाद एक मिनिमम पॉइंट आने के बाद फिर ऊपर उठता है, तो जो मिनिमम पॉइंट होता है उसे हम लोग ट्रॉथ कहते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव मोशन में जो पार्टिकल्स है वो क्रेस्ट और ट्रॉथ है, इनका फॉर्मेशन करती है। क्रेस्ट एंड ट्रॉथ टुगेदर फॉर्म्स अ वेव, और एक क्रेस्ट और एक ट्रॉथ को जब हम लोग ऐड कर लेते हैं एक सर्किल को तो ये वन कंप्लीट आपका वेव फॉर्म हो जाता है। दिस वेव्स कैन बी प्रोड्यूस ओनली इन सॉलिड एंड ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये केवल सॉलिड में ही बन सकता है और लिक्विड के सरफेस पे ही केवल ट्रांसवर्स वेव मोशंस क्रिएट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एम्पलीट्यूड। Amplitude, the maximum displacement of the particles of the medium on either side of its mean position is called amplitude of the wave। तो देखिए एम्पलीट्यूड का मतलब आप ऐसे समझिए कि जब हमारा जो ट्रांसवर्स वेव मोशन में ले रहे हैं तो वेव जो है एक सर्कल पार्ट में ऊपर और वही सर्कल पार्ट में नीचे जाता है। तो आपका जो मेन जो एक्सिस है, मतलब आपका हो गया जिस एक्सिस पे हम कहते हैं कि पार्टिकल्स का डायरेक्शन इस एक्सिस से होता हुआ जा रहा है, तो इस एक्सिस से जो हाईएस्ट पॉइंट पे जहाँ पे क्रेस्ट फॉर्म कर रहा है, तो क्रेस्ट और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस
अदरवाइज जो नीचे का जो वेव बन रहा है वहाँ पर आपका ट्रॉथ बन रहा है, ट्रॉथ और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे ही हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। और एम्पलीट्यूड को हम लोग लेटर स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, और एम्पलीट्यूड का जो ऐसा यूनिट होता है वो आपका मीटर होता है। नेक्स्ट आते हैं टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशंस इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ वेव। देखिए, अगर हाफ सर्किल ऊपर और हाफ सर्किल नीचे दोनों को ऐड कर लेते हैं तो एक फुल सर्किल बन जाती है, और एक फुल सर्किल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, दैट इज नॉन एज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और इसका ऐसा यूनिट आपका सेकंड होता है। नेक्स्ट आते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट्स इन 1 सेकेंड। देखिए, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक जो सर्किल जो था आपका बन रहा था, तो एक सर्किल को बनने में कितना टाइम लगा वो हो गया टाइम पीरियड। लेकिन 1 सेकेंड में उस तरह के कितने सर्किल बने, नंबर ऑफ सर्किल इन 1 सेकेंड इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में जैसे कि हमने हाफ सर्किल ऊपर देखा, हाफ सर्किल नीचे देखा, अगर हमने टाइम कैलकुलेशन शुरू किया तो देखा ये जो हाफ और हाफ ऐड करके एक सर्किल बन रहा है, 1 सेकेंड में इस तरह से 10 हमारे जो सर्किल फॉर्म हो जा रहे हैं, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10 हर्ट्ज। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ कंप्लीट 1 सर्किल, एक कंप्लीट सर्किल जो है 1 सेकेंड में कितनी कंप्लीट सर्किल बना रही है, उसे ही हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ये क्या है, इट इज़ अ नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना वो सर्किल बना रहा है, कितना वाइब्रेशन बना रहा है। और न्यूमेरिकली जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग स्मॉल एफ से शो करते हैं, एन से शो करते हैं, अदरवाइज इस व्यू से भी शो कर देते हैं। और इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है, ऐसा यूनिट होता है पर सेकेंड, अदरवाइज हर्ट्स होता है। नेक्स्ट आते हैं वेवलेंथ। Wavelength is the distance traveled by the waves in one time period in a longitudinal wave, and it is distance between two successive compressions and two successive rearfractions, otherwise distance between crest and trough। तो होता क्या है, देखिए, अगर हम लोग ट्रांसवर्स वेव मोशन में आ रहे हैं जहाँ पर वाटर के ऊपर वेव जो है इस तरह का निकल रहा है, तो वन क्रेस्ट और दूसरे क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ होगा, अदरवाइज ट्रॉथ और ट्रॉथ के बीच का डिस्टेंस होगा वो आपका वेवलेंथ होगा। फिर अगर हम लोग आते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव मोशन में, तो उसमें देखते हैं कि एक बार कंप्रेशन होता है, फिर रियर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन। तो कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ होगा, अदरवाइज रियर फ्रैक्शंस और फिर कंप्रेशन के बाद फिर रियर फ्रैक्शन आता है, तो रियर फ्रैक्शन और रियर फ्रैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ होगा। तो हमने यहाँ पर आपके साउंड जो टॉपिक है, इस साउंड टॉपिक को भी हमने 2 पार्ट में थ्योरेटिकल पार्ट को डिवाइड किया है, और नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।